नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगभग सीटों का बंटवारा हर दल में हो गया है। इसी के साथ कुछ ऐसी कहानियां भी शुरू हुई है जिस पे चर्चा करना जरूरी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि खासकर आप देखेंगे कि बिहार में जिस प्रकार की राजनीति होती है, यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग तरह की परिस्थितियां चेंज होती रहती है। चाहे वो जाति की बात कर लें, चाहे वो नेता की बात कर लें, चाहे किसी दल के अपने पॉलिटिक्स की बात कर लें, यहाँ पे समय समय पे परिस्थितियां ऐसी बदलती है कि देश से और यहाँ की लोकल परिस्थितियों में ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार जब भी चुनाव होता है एक अलग परिभाषा लिखता है। ऐसे ही कड़ी में जहाँ हम सभी को पता है कि ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, ऐसे में जो पूरे देश में अपना एक अलग इम्पैक्ट रखते हैं, जिन्हें वन मैन आर्मी कहा जाता है, ऐसे में बिहार में आज कुछ और ही चर्चा हो रही है। आज हम उसी चर्चा की बात करने वाले। जिस प्रकार से जेडीयू और भाजपा ने अपने टिकट और प्रत्याशियों का डिटेल दे दिया, कौन से कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने भी 2 सीटों पर ऐलान किया था, जमुई और हाजीपुर, लेकिन 3 सीटें जो थी वो चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। जब वो सीटें फाइनल हो गई कि कौन चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीटों का जब गणित सामने आया कि कौन से कैंडिडेट किस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद से ही ये चर्चा आम से खास हो गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज जहां देश में 400 सीट का जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, आप किसी भी मीडिया में आप देख लीजिए, चर्चा वहीं से शुरू हो गई कि क्या भाजपा 370 जीतेगी, क्या एनडीए 400 पार करेगी। यहाँ बाकी सारे जो तमाम मुद्दे थे वो गौन हो गए और चर्चा में क्या बना कि 400 सीट जीत रहे या उससे कम रहेंगे। ये एक परसेप्शन बनाता है, ये मोदी के कद को बताता है कि उनके बातों का इम्पोर्टेंस सिर्फ देश की जनता पे ही नहीं, विपक्ष पे भी इतना भारी पड़ता है कि वो अपने मुद्दे को छोड़कर उस मुद्दे पे लग जाती है जो उन्होंने कहा। और यही कारण है कि आज जितने भी विपक्ष के तमाम पार्टियां हैं वो अपनी स्ट्रेटजी को छोड़कर मोदी नहीं जीतेगा, मोदी जीतेगा, ये होगा वो होगा, तमाम बातों पर लगे रहते हैं। ये क्या साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो अपने एम से भटक गए। लेकिन
हम बात करने वाले हैं बिहार की। चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई और जब से ये 5 सीटें मिली है और कैंडिडेट का अनाउंस हुआ है, तब से ही चिराग पासवान चर्चा का केंद्र बन गए। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि जब वो जमुई में अपने जीजा के नॉमिनेशन में जाते हैं तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए, जेडीयू के बात की जाए, जीतन राम मांझी की बात की जाए या उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, ये तमाम लोग एकजुट नजर आए और एक मंच पे दिखे भी। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजद की जो कैंडिडेट है अर्चना रविदास, जिसको राजद ने टिकट दिया, उनके मंच पे आपको कौन दिखा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक नैरेटिव, एक परसेप्शन आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि जहां एक और एनडीए एकजुट दिखाई दे रही है, वहीं बातें कितनी भी तेजस्वी यादव कर लें, लेकिन जब उनके कैंडिडेट के नामांकन की बात होती है तो उस मंच पे दूर दूर तक कोई नेता दिखाई नहीं देता है। और इन 5 सीटों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखा जाए तो आज चुनाव भले ही केंद्र में सरकार बनाने के लिए हो रही है, लेकिन लड़ाई जो दिख रही है वो चिराग वर्सेस तेजस्वी की दिख रही है। क्योंकि जो 5 सीटें चिराग पासवान लड़ रहे हैं उसमें 3 सीटों पर तो डायरेक्ट मुकाबला है राजद से, 1 सीट पे सीपीआई है और 1 सीट समस्तीपुर की कांग्रेस के खाते में है। कैंडिडेट कौन होंगे ये अभी पता नहीं है, संभावनाएं बताई जा रही है कि आईपी गुप्ता होंगे। लेकिन वहीं चिराग पासवान ने जिस प्रकार से जो उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आज उन्होंने टिकट देकर 2-3 चीजें जो है वो साबित की। देखिए, जब चुनाव का समय होता है तो बहुत सारे नेता कोई इस दल को छोड़कर उस दल में जाते हैं, कोई उस दल को छोड़कर इस दल में आते हैं। कुछ की ऐसी लॉटरी लगती है कि रातों रात हायरिंग होती है और सुबह उन्हें मिशन मोड में भेज दिया जाता है। वो उस दल में अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पे मानने लगते हैं। रिजल्ट के बाद पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटी उस दल में क्या है। लेकिन यहां इसलिए ये जरूरी हो जाता है बात करना क्योंकि आज चर्चा का केंद्र चिराग पासवान ही बने हुए। उन्होंने 5 में से 4 टिकट जो बांटा है वो सारे युवा हैं, अगर बीना देवी को छोड़ दें तो। उसके अलावा जो महिलाओं की बात की जाती है उसमें उन्होंने 5 में से 2 कैंडिडेट महिलाओं को दिया। तो आप रेशियो समझ लीजिए कि जो पार्टी 5 सीट पे लड़ रही है उसमें 2 महिला कैंडिडेट। भाजपा ने तो नहीं दिया, नीतीश कुमार 16 सीटों में से 2 महिला कैंडिडेट बनाया है। तो ऐसे में चिराग पासवान की क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है।
और आप देखेंगे कि जो सीटें उन्हें दी गई है वो वैसी ही सीटें हैं जहां से जिस वर्ग को वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सारी वैसी ही सीटें हैं या सुरक्षित सीटें। लेकिन जो कहा जाता है कि चिराग पासवान के साथ हर वर्ग के लोग खड़े रहते हैं, पसंद करते हैं, वो बात उन्होंने साबित भी की है। जहां एक और स्वर्ण समाज का दबदबा रहता है वैसी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है और ये स्पष्ट तौर पे इस चुनाव में दिख रहा है। जिस वर्ग को जदयू रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम सीटें वैसी सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है। जिस वर्ग को चिराग पासवान रिप्रेजेंट करते हैं वो सीटें उन्हें दी गई है। लेकिन इसमें भी चिराग पासवान ने मास्टर स्ट्रोक चलाए, खासकर समस्तीपुर और खगड़िया की बात करें। खगड़िया के जो कैंडिडेट हैं एकदम युवा हैं, वैश्य समाज से आते हैं और जो वर्ग भाजपा का कोर वोटर रहा है कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसे साधने में सफल रहे। वहीं अगर बात की जाए समस्तीपुर की तो वहां भी सबसे यंग लेडी को उन्होंने टिकट दिया, शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, साईं कुणाल की पत्नी हैं और एक युवा और तेज तर्रार वॉइस है जो अपनी बातों को स्पष्टता से रखती हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस समाज को वो प्रतिनिधित्व करती है और जो उनका ससुराल का बैकग्राउंड है, आप अगर उनको जोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा मैन्युपुलेट होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें स्पष्ट होती है। और जो लेबल की बात की जाती है, आप जैसे राजद को देखें तो उनके ऊपर है एमवाई की पार्टी, जदयू लवकुश की पार्टी। तो इन परसेप्शन को हटाने के लिए चिराग पासवान ने सारे धर्म को समायोजित करने की कोशिश की गई है और उसके अनुसार वो अपने कैंडिडेट को उतारा गया है। अब इसमें आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने पिछले 3-4 सालों में मेहनत की है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना मेहनत दिखाया है, जनता के बीच रहा है, यही कारण है कि आज जो वो चाहते थे, जितनी सीटें की उनकी डिमांड थी, वो सीटें वो लेने में सफल हुए। ये इनकी राजनीतिक क्रेडिबिलिटी को दिखाता है, उनकी ताकत को दर्शाता है कि मैं जो मेरा था वो मैंने लिया, चाहे प्यार मोहब्बत से हो, चाहे जो भी बातें। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह एक ऐसी शुरुआत होगी अगर चिराग पासवान इन 5 में से 5 सीट जीत जाते हैं तो सडनली उनका राजनीतिक ग्राफ जो है बहुत हाई लेवल पे आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में
विधानसभा का जो सीटों का बंटवारा हो रहा था, उन्होंने 35 सीटें मांगी थी, लेकिन उन सीटों पर बात नहीं बनी, जिसके चलते उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा। वहां भी उन्होंने अपना दम दिखाया, जिसके कारण जदयू 41 सीटों पर आकर रह गई थी। लेकिन इस बात से ये साबित हो जाएगा इस चुनाव में कि चिराग पासवान, और ये बात भाजपा को भी अच्छे से समझ में आ गई कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है और इसीलिए वो ये सीटें डिजर्व करते हैं। और यही कारण था कि इस गठबंधन से पशुपति पारस बाहर हो गए और चिराग पासवान की जो रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी, उसको भाजपा ने माना और उन्होंने ये साबित किया कि असली वोट उन्हीं के पास है। हालांकि ये बात अलग है कि जो पशुपति पारस पहले बयान दे रहे थे, उन्होंने भी चारों दिशा घूमकर देख लिया कि कुछ होना जाना नहीं है, तो लास्ट में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मैं एनडीए के साथ ही हूं। ये क्या दर्शाता है? जो व्यक्ति किसी भी कीमत पर हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, आज वही व्यक्ति स्वेच्छा से चुपचाप बिना किसी लाव लपेट के ये कहता है कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये क्या दर्शाता है? ये चिराग पासवान के कद को मजबूत करता है और यहाँ के परफॉर्मेंस के आधार पर जब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ पे चिराग पासवान की उपयोगिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और जितनी सीटों की वो डिमांड करेंगे, भाजपा को वो सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास आधार रहेगा। और तब चुनाव में आप देखेंगे कि चिराग पासवान का कद कैसे बढ़ता है। अभी तक तो उन्होंने स्ट्रगल किया, अभी परीक्षा की घड़ी है और जैसे ही इस परीक्षा में अव्वल नंबर से वो पास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में उनका राजनीतिक ग्राफ जो है ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा और चीज़ें उसी के हिसाब से घूमती हुई दिखाई देगी। जहां आज वो अपने दम पे इस चुनाव के बाद केंद्र में मंत्री बनेंगे, उनका एक अलग रुतबा होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में होंगे, उसके बाद जो उनका ड्रीम है, जो बिहार की जनता चाहती है कि वो एक सीएम बने, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये उनका पहला प्रयास है और ये उन्हें आगे की राजनीति में बहुत दूर ले जाएगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को हमेशा एक अपने छोटे भाई के रूप में बताया है। बहुत ज़्यादा वो तेजस्वी यादव को बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जितना क्रिटिसाइज वो नीतीश कुमार को किए हैं, उतना वो तेजस्वी और लालू यादव को नहीं किए। लेकिन अब बात आमने सामने की हो गई है, क्योंकि इन 5 सीटों में जो लड़ाई है, उसमें से मैक्सिमम राजद वर्सेस तेजस्वी वर्सेस चिराग हो गया है। क्या ऐसे में जब चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ेगा, वो सीटें जीत कर आएंगे, उस समय आप ये भी देखिएगा कि जो चिराग पासवान आज
तेजस्वी को भाई बोलते हैं, वो कल भी तेजस्वी को भाई तो बोलेंगे, लेकिन यह भी कहते हुए दिखाई देंगे कि राजद ने अपने कालांतर में जो गलती की है उसके हिसाब से बिहार के विकास के लिए तेजस्वी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते, क्योंकि यही तो राजनीति है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव इस बार 2022 में नीतीश कुमार के साथ जो 17 महीनों का सरकार उन्होंने चलाया, और सरकार से हटने के बाद जिस प्रकार से 17 साल भर से 17 महीने का वो नैरेटिव दे रहे हैं, और जिस प्रकार से विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया विधान परिषद में, वो एक अलग छवि उनकी प्रस्तुत हुई। आज उनकी चर्चा इस बात के लिए होती है, वो नैरेटिव को सेट करने में जो लगे हुए हैं कि 17 महीनों में हमने जो किया वो 17 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो निश्चित तौर पे आज बिहार, और बिहार में जो युवा राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी के पुत्र हों, सम्राट चौधरी हों और तेजस्वी यादव, लड़ाई अब सीधी इनके बीच में आ गई है। और जहां एक और राजद की लेगेसी तेजस्वी यादव ने संभाल ली है, वहां पे ये चुनाव डिसाइड करेगा कि तेजस्वी यादव का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है। चिराग है, सम्राट चौधरी हैं, मुकेश सहनी है, संतोष सुमन है, कौन है, ये भी ये चुनाव डिसाइड करेगा। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे आप देखेंगे कि सीधी फाइट उन्हीं दोनों के बीच होगी। हालांकि जिस प्रकार से आप पूर्णिया की बात कर ले, कैसे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को समेटा है, क्या राहुल गांधी की जो रैली सीमांचल में हुई उन्हीं सीटों को राजद ने काट दिया, किस प्रकार से इंडी अलायंस एकजुट होने की बात करती है, और जब निगोसिएशन की बात होती है तो यह स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया कि जो लालू यादव ने चाहा बिहार में वही हुआ। और किस प्रकार से ये मंशा साफ हुई कि क्या ये डर की राजनीति है जिसके चलते वो पप्पू यादव को पूर्णिया में सेटल होने देना नहीं चाहते, कन्हैया कुमार को बेगूसराय में नहीं सेटल होने देना चाहते, और ये भी कि मुकेश सहनी जो माना जा रहा था कि इधर या उधर, हालांकि दोनों साइड में टिकट से लेके कैंडिडेट तक सारे दलों ने फाइनल कर दिया है। ऐसे में ये भी देखना होगा, ये भी चर्चा का विषय बन गया है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, गठबंधन से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। इसमें एक बात ये भी है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ लेते हैं 40 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं एनडीए हो चाहे इंडी हो, ये दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम तो जरूर करेंगे। खबर तो ये भी आ रही थी कि मुकेश सहनी राजद के टिकट पे चुनाव लड़ लें,
क्या आपको लगता है कि इसके लिए मुकेश सहनी तैयार होंगे? जिस पार्टी को इतने दूर तक लेकर आए हैं उसके सिंबल को छोड़कर वो राजद के सिंबल पे चुनाव लड़े, ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। भाजपा और एनडीए में आने की जहाँ तक बात है तो यहाँ भी टिकटों का बंटवारा हो गया। ऐसे में क्या मुकेश सहनी के लिए कोई ऑप्शन बचता है? बहुत सारी बातें हैं। कहा यह भी जा रहा है, जो एक ऑप्शन दिखाई देता है कि अपने कैंडिडेट को मुजफ्फरपुर सीट से उतार कर राजद अपने कैंडिडेट को बैक कर ले। इसके अलावा क्या कुछ होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये सारे छुपे हुए फैक्ट्स हैं जो बिहार की राजनीति को इस चुनाव से लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जहां ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस महागठबंधन आप कह लीजिए, वो वहां से उठकर केंद्र की राजनीति से उठकर बिहार की भविष्य की ओर, बिहार के युवाओं की ओर, बिहार को कौन आगे ले जा सकता है इस दिशा में बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं चिराग वर्सेस तेजस्वी होते हुए भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये आने वाले समय में बिहार को कौन रिप्रेजेंट करेगा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं इसका क्या कुछ निचोड़ आने वाले समय में निकल कर आता है, इस पे भी हमारी नज़रें बनी हुई है। लेकिन ये समीकरण और बिहार की राजनीति जिस प्रकार से डे बाय डे बदलती है, इसमें इसी प्रकार की घटनाक्रम घटती है। यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।